Good evening, students. I'm your teacher Himlat Yadav, and we are going to discuss resume the chapter which we were doing, molecular basis of inheritance. And we have discussed till the topic, the search of DNA, transforming principle, Frederick Griffith experiment we were explaining. So I will start resume from that only. Frederick Griffith has done this experiment on the Streptococcus pneumonia strain, S strain and R strain, rough strain, and they told that the bacterias which were used when R strain was injected into the mice, then the mice was living, but when S strain is injected into the mice died. एस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन होता है क्योंकि उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल बना हुआ होता है, तो मैक्रोफेजेस हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स उसको किल नहीं कर पाते, तो वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। और उसी की वजह से जब हम माइस को एस्ट्रेन डालते हैं तो माइस मर जाता है। और जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट करते हैं माइस को तो माइस जिंदा रहता है और उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता निमोनिया का। पर जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एस्ट्रेन को हीट किल करके इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस बच गया तब भी। पर उसने सोचा कि क्या होता है ये देखते हैं कि हीट किल्ड एस्ट्रेन वाले को और आर को लाइव वाले को वो अगर माइस में डाले तो क्या होगा। तब उसने ऐसा ही किया। तो मिक्सचर जब उसने इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस वाले का मिक्सचर और लाइव आर का, तो डेड स्मूथ बैक्टीरिया थे उसमें और लाइव आर थे। पर फिर भी उसने देखा, उसको सरप्राइज हुआ कि माइस मर गया। और जब उसने माइस के अंदर से कल्चर किया तो उसको लाइव स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया मिल गए। तो इससे ये पता चला कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किसी तरह से चेंज हो गया था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स ट्रांसफर हुए हैं हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से, और उन्होंने ही आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज किया है। ये उसको उससे पता चला, अपने एक्सपेरिमेंट से उसने कंक्लूजन निकाला। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसने कहा कि जरूर जेनेटिक मटेरियल ही गया होगा जिसने ट्रांसफॉर्म किया है। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन सा मॉलिक्यूल था जो ये चेंज ला रहा था। क्या वो प्रोटीन था या डीएनए था, वो क्या मॉलिक्यूल था। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की मैकलिन मैकार्टी मैक्लियोइड और एब्री ने, इन तीनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए। और जेनेटिक मटेरियल को पहले प्रोटीन समझते थे, तो उन्होंने भी सोचा कि प्रोटीन ही होगा जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल नेचर निकालने के लिए सारे बायोमोलिक्यूल को प्योरीफाई कर लिया आर स्ट्रेन लाइव और हीट के लेस से। सारे बायोमोलिक्यूल्स को निकाल लिया, प्रोटीन डीएनए आरएनए। और फिर उन बायोमोलिक्यूल्स में जो निकले थे उनके अंदर आर लाइव स्ट्रेन रखकर उनके अंदर एक एक अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उनको रखा बायोमोलिक्यूल्स को, उनमें लाइव आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया रखे और उनमें अलग इंजाइम्स डाली। अगर उसने हीट किल्ड एस्ट्रेन के साथ प्रोटीएज डाली, तो प्रोटीएज डालने पर हीट किल्ड लाइव एस में से प्रोटीएज डालने पर प्रोटीन जाहिर सी बात है ब्रेक हो गए होंगे, तो उस सोल्यूशन में प्रोटीन्स नहीं बचे। और तब उसने देखा तो भी माइस मर गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। हीट किल्ड एस के साथ जब उसने आरएनए नाम की एंजाइम्स डाली तो आरएनए मर गए होंगे, और तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, यानी आरएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। हीट किल एस स्ट्रेन के साथ जब डीएनए डाली तो लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ उन्हें इंजेक्ट किया माइस में, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी डीएनए की एक्टिविटी खत्म करने से, डीएनए ब्रेकिंग एंजाइम डालने से ही ट्रांसफॉर्मेशन होना बंद हुआ है, यानी कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से इन तीनों साइंटिस्ट के वर्क ने, मैकिन मैककार्टी ने, जब अलग अलग इन्होंने
इंजाइम्स डाली, तो इनसे पता चल गया कि आरएनए की एक्टिविटी किल करने से भी नहीं ट्रांसफॉर्मेशन रुकता, प्रोटीन्स को हटाने से भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुकता, बट डीएनए को हटाते हैं जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाना, यानी डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। Conclusion of experiment क्या निकला? Protein of heat killed strain is not the genetic material. RNA is not the genetic material. DNA of the heat killed strain material is the genetic material. Because DNA digested with the DNA is mixed with R strain, unable to transform R strain to S strain. सिंपल सा है ये, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। डीएनए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, इन्होंने भी जेनेटिक मटेरियल के सर्च में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। दे वर्कड ऑन द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। इनका वर्क बैक्टीरियोफेजेस पे था। और इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और अपना डीएनए उन बैक्टीरिया के डीएनए में अटैच करके और फिर वहां पर अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके तब वो बाहर आते हैं। तो नॉर्मल इन्फेक्शन के वक्त बैक्टीरियोफेज फर्स्ट अटैच करता है बैक्टीरिया सेल से, अपना डीएनए एंटर करता है, वायरल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट करता है बैक्टीरियल जीनोम में। हर्षे और चेज ने वर्क किया, डिस्कवर किया कि इट वाज प्रोटीन और डीएनए, जो वायरस कौन सी चीज थी, प्रोटीन था या डीएनए था, जो कि इन बैक्टीरियोफेजिस से बैक्टीरिया के अंदर आता है। तो उन्हें पता चला कि डीएनए ही जाता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट का नाम दिया ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दे ग्रू सम वायरस ऑन द मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर्स ऑन द मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर्स। Viruses grown in radioactive phosphorus have radioactive DNA but not radioactive protein. And viruses grown on radioactive sulfur have radioactive protein but not radioactive DNA. So, because sulfur present in the protein but not in the DNA. तो उन्होंने दो तरह के वायरसेस की पॉपुलेशन ग्रो करवाई। एक उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर पे ग्रो करवाए। तो जो सल्फर होता है वो प्रोटीन्स में जाता है पर सल्फर डीएनए में नहीं जाता। और जो वायरसेस उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो करा है, उनके वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस उनके डीएनए में गया। अब इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियोफेजेस को अलाउ कर दिया गया ई कोलाई पे अटैच होने के लिए। फेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर किया बैक्टीरियाज में, फिर उनकी ब्लेंडिंग हुई एजिटेटिंग करने के बाद, और सेंट्रिफिकेशन हुआ तो वायरसेस सेपरेट हो गए बैक्टीरिया से, स्पिनिंग करके अलग कर दिए। तो आप यहाँ देख रहे हो रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पर रेड कलर का सल्फर, रेड कलर से लेबल्ड रेडियो एक्टिविटी सल्फर वाले मीडियम पे रखेंगे तो बाहर का प्रोटीन कोड जो होगा वायरस का वो रेडियो एक्टिव हो रहा है। दूसरे ही तरफ जब हम ग्रीन कलर का रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं, वो फॉस्फोरस की रेडियो एक्टिविटी डीएनए में शो हो रही है और वो इंजेक्ट होती है बैक्टीरियाज के अंदर। ये ओवल शेप बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आफ्टर सेंट्रिफिकेशन उनको रेडियो एक्टिविटी कौन से पार्ट में मिली, सुपरनेटेंट में मिली या फिर पैलेट में मिली, उससे पता चलता है कि अगर डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी है तो वो हमें पैलेट में मिलेगी सेकंड केस में, जहां पर बैक्टीरियोफेज को हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिया था, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियो लेबल्ड एंड नो रेडियोएक्टिविटी इन सीन इन द सुपरनेटेंट। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो लेबल्ड but radioactivity found in the supernatant. So conclusion था DNA is the infecting agent that made the bacteria radioactive. Hence DNA is genetic material, not the protein. DNA ही इन्फेक्टिव एजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव बनाता है, और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, नहीं ना कि प्रोटीन। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। हम क्यों कहते हैं कि डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल का कैंडिडेट है? डीएनए में ज्यादा ऐसी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल बनने लायक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं, जेनेटिक मटेरियल को कैसा होना चाहिए, वो यहाँ दिए हुए हैं कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका
अपनी कॉपी बना पाए। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए किसी से इन्फेक्शन, और डीएनए किसी से कोई और केमिकल से ज्यादा एक्टिवली रिएक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ सके, एवोल्यूशन करा सके, वो बेसिस बन सके। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मेंडल के कैरेक्टर्स के फॉर्म में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। Dominant and recessive, the monohybrid and the dihybrid cross type. And the protein does not fulfill the criteria, hence the genetic material. प्रोटीन नहीं फुलफिल करते हैं ये क्राइटेरिया, आरएनए डीएनए फुलफिल करते हैं ये क्राइटेरिया। आरएनए थोड़ा अनस्टेबल होता है पर डीएनए से। तो टू डैश ओ एच ग्रुप उसके पास होते हैं एट एवरी न्यूक्लियोटाइड, राइबोज शुगर होती है। जो होती है कि उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और आरएनए में आरएनए राइबोज। तो आरएनए के बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन हैं जो हम कर चुके हैं। एंड आरएनए हैज राइबोज शुगर एंड डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोज शुगर, that makes the DNA more stable. Even the DNA is having thymine in place of uridine. So DNA is a double-stranded and RNA is single-stranded. It is making the DNA more suitable for the genetic material. It is more chemically stable. So with these points, I would like to end the video. I will making the next video tomorrow. Thank you. Happy learning.